हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और ये है करंट अफेयर्स की रिवाइंड सीरीज़। हम लोग इसमें एमसीक्यूज़ के थ्रू करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी 2025 में आ सकते हैं या आने वाले किसी भी यूपीएससी या उसके जैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज हमारे जो दिसंबर मंथ है उसका चैप्टर 3 है और ये चैप्टर 3 में अभी तक हम लोगों ने कुल 24 के आसपास क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इसका मतलब कि अभी तक लगभग 24 से 25 टॉपिक्स पे हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई है। तो आज एक बार फिर से दिसंबर का चैप्टर 3 शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है अन्न चक्र इनिशिएटिव के बारे में। Which of the following is not correct regarding the Anna Chakra initiative recently launched by Government of India? यानी कि भारत सरकार द्वारा हाल में ही शुरू की गई अन्न चक्र पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण है जो कि खाद्य वितरण में रसद दक्षता को बढ़ाता है। यानी कि इट इज़ अ पीडीएस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल दैट एनहांसेस लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन। The second option, B option, is it was developed through collaborative effort or through collaboration between the Department of Food and Public Distribution and World Bank। यानी कि इसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और विश्व बैंक के बीच सहयोग से विकसित किया गया है या किया गया था। द ऑप्शन सी इज इसे पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है जो राज्यों में एफपीएस और गोदामों के भौगोलिक स्थानों का मानचित्रण करता है। इट इज़ इंटीग्रेटेड विद द पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म विच मैप्स द जियो लोकेशन ऑफ एफपीएस एंड वेयर हाउसेज अक्रॉस द स्टेट्स। द डी ऑप्शन इज इट मिनिमाइजेज द ट्रांसपोर्टेशन इमिशन एंड कंट्रीब्यूट्स टू द लोअर कार्बन फुटप्रिंट्स। यानी कि यह परिवहन उत्सर्जन को कम करता है और कम कार्बन पदचिह्न में योगदान देता है। क्या आंसर सही होगा एक बार बताएं। आपके पास 30 सेकंड है इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने और सॉल्व करने के लिए। अन्य चक्र के बारे में, अन्य चक्र इनिशिएटिव। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और ये भी ध्यान दिया होगा कि इस क्वेश्चन में नॉट करेक्ट का ऑप्शन या नॉट करेक्ट जो है वो पूछा गया है। अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। इट वॉज डेवलप्ड थ्रू कोलेबोरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्ल्ड बैंक। यानी कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसे तैयार नहीं किया गया है। वर्ल्ड बैंक का इसमें कोई भी सहयोग नहीं है। ये पूरी तरीके से आईआईटी दिल्ली और फूड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी एफआईटीटी, आईआईटी दिल्ली और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि डब्ल्यूएफपी, इन सभी के साझा प्रयास से संभव हो पाया है। एक बार इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं कि अन्न चक्र का जो इनिशिएटिव है जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ नए बदलाव लेकर के आ रहा है वो क्या है। एक्चुअली में अन्न चक्र जो इनिशिएटिव है वो अभी हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही साथ स्कैन पोर्टल, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए पोर्टल, इस स्कैन पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। तो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा पीडीएस की जो लॉजिस्टिक्स हैं उनके नेटवर्क अक्रॉस कंट्री जो है उनकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उनको मैपिंग करने के लिए और उनके जो सप्लाई चेन है उसकी इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये सारे जो अन्न चक्र का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया है। एंड इट लेवरेजेस एडवांस एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल रूट फॉर एंड इंश्योर सीमलेस मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स
अक्रॉस द सप्लाई चेन नोड्स, यानी कि जितने भी सप्लाई चेन के नोड्स हैं उनके थ्रू किस तरीके से जो ग्रेन है, जो व्हीकल ग्रेन को लेकर के जा रहे हैं, उनका मूवमेंट कैसे हो सकता है, इन सारी चीज़ों के लिए एल्गोरिदम बना करके ये प्लेटफॉर्म हमें देगा, जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये पीडीएस लॉजिस्टिक नेटवर्क को इम्प्रूव करने का एक इनिशिएटिव है जो कि कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और ये भी आपको याद होगा कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च नहीं किया जा रहा है या उसके द्वारा कोलैबोरेट या स्पॉन्सर नहीं किया जा रहा है। एक्चुअली में ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है या उसके कोलैबोरेशन से इसको इनिशिएटिव लिया गया है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समाधान डॉक्ट्रिन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द समाधान डॉक्ट्रिन। नाउ समाधान सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट फोकसेस ऑन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, यानी कि यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों रणनीतियों पर केंद्रित है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक स्मार्ट लीडरशिप, एक्शनेबल इंटेलिजेंस एंड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। इसमें स्मार्ट लीडरशिप, एक्शनेबल इंटेलिजेंस और हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी जैसे घटक शामिल हैं। द थर्ड स्टेटमेंट इज, इट प्राइमरली emphasize प्रोसिक्यूटिंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक्सप्लॉइटिंग माइनर्स, यानी कि यह मुख्य रूप से नाबालिगों का शोषण करने वाले चरमपंथी समूहों पर मुकदमा चलाने पर जोर देता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, यानी कि 1, 2 and 3। जब तक आप इस बारे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं आपको इसके बारे में कुछ कुछ बातें बताते हुए चलता हूँ। अभी हाल में ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर के कुछ बयान जारी किया था। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि वामपंथी का जो वामवाद का जो चरमपंथी ग्रुप है या लेफ्टिस्ट का जो एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ख़ास तौर से छत्तीसगढ़, बस्तर और कुछ हिस्सा झारखंड का, कुछ हिस्सा बिहार का, ये सारे ही जो इलाके हैं वो काफ़ी ज़्यादा, इनको रेड कॉरिडोर भी कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे थे। उसको लेकर के उन्होंने कुछ बयान जारी किया था और समाधान डॉक्ट्रिन इसी से संबंधित है। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। समाधान डॉक्ट्रिन का जो आंसर है वो है 1 and 2 ओनली। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ए 1 and 2 ओनली। अब इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी कि जो वामपंथी जो चरमपंथी समूह है वो 2026 तक, मार्च के 2026 तक पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा कहना था अमित शाह का। और इन्होंने कहा कि अभी 53% का रिडक्शन जो है वो ऐसे इंसिडेंट्स में देखने को मिल रहा है जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप द्वारा किए जाते थे, और 70% का जो फॉल है वो नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल देखने को मिल रहा है जो कि सिटीजन्स को सुरक्षा करने के लिए लगाए गए थे। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं इनके रेजिम में, यानी कि 2014 से लेकर के 24 तक के बीच में, और एज़ कम्पेयर टू 2004 से लेकर के 2014 तक के बीच में, यानी कि अपने प्रीवियस गवर्नमेंट से वो कंपेयर करते हुए ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो पॉलिटिक्स अपार्ट, आपको ये बात जाननी है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पर एक्टिव था, क्या क्या इसके लिए जो उपाय अपनाए गए थे वो थे, और उन्हीं सारे उपायों में एक डॉक्ट्रिन था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए या उनको उनके सोल्यूशन को निकालने के लिए एक समाधान डॉक्ट्रिन था, जिस समाधान डॉक्ट्रिन में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज इनको इस्तेमाल किया गया था। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इसके अलावा स्मार्ट लीडरशिप, एक्शनेबल इंटेलिजेंस और हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन किसी भी किस्म के हार्ड कोर एक्शन से बचा गया था, यानी कि किसी भी किस्म के प्रोसिक्यूशन से या वहाँ पे जो माइनर्स को एक्सप्लॉइट करने वाले ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको किसी भी तरह के प्रोसिक्यूशन से या किसी भी तरह से उसको कह सकते हैं कि इनकाउंटर मार देने जैसी स्थितियों से बचने का यहाँ पे उपाय था। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट्स वाई 3 स्टेटमेंट शुड बी एलिमिनेटेड एंड हेंस ए शुड बी द आंसर। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक।
क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट क्वाजर्स, यानी क्वाजर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज quasars are remarkably bright cores of active galaxies in the distant universe, यानी क्वाजर दूर ब्रह्मांड में सक्रिय आकाशगंगाओं के उल्लेखनीय रूप से चमकीले कोर हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट इज क्वाजर्स आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, AGN, यानी क्वाजर सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक यानी कि AGN का एक चरम रूप है। आपको बताना है इसका सही कोड क्या है। विच ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आइदर ओनली वन, ऑप्शन ए, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी नाइदर वन नॉर टू। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप इसे अच्छे से पढ़ें और सॉल्व करें। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है कि ये दोनों स्टेटमेंट क्वाजर्स के बारे में बिल्कुल सही हैं, यानी कि यह भी सही है, ट्रू स्टेटमेंट है, और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो क्योंकि ये दोनों सही हैं इसलिए सी शुड बी द करेक्ट आंसर। सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये क्वाजर क्या है और पिछले 1 सालों में कई बार ये साइंस टेक के न्यूज़ में क्यों आ चुका है। नाउ क्वाजर की जहाँ तक बात करें, इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज क्वाजर दैट ईट्स अ सन पर डे, यानी कि ये लगभग एक सन की जितनी ऊष्मा या ऊर्जा को या उसके जितना मटेरियल और एनर्जी को ये अपने में समाहित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। अ क्वाजर इज अबाउट 500 ट्रिलियन टाइम्स ब्राइटर देन सन, यानी कि ये सन से लगभग 500 ट्रिलियन टाइम्स ब्राइटर होता है। एंड अ सुपर मासिव ब्लैक होल एज इट सेंटर हैज़ अ मैसिव एपेटाइट, ये इसके कोर में यानी इसके केंद्र में एक ब्लैक होल होता है जिसकी अवशोषण की क्षमता या जिसकी एब्जॉर्व करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, और वो लगभग एक सन यानी कि एक पूरा जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य है उसको पूरा कंज्यूम कर जाता है, खत्म कर देता है। और ऐसा किसने लगाया? इसका पता लगाया 21 फरवरी 2014 को यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी, ऐसा इन्होंने पता लगाया। तो ये सारी बातें 21 फरवरी से ही चल रही हैं, यानी कि पिछले साल 21 फरवरी 2024 से चल रही थी। अब लगातार ये इधर के दिनों में भी काफ़ी एक्टिव था या ये न्यूज़ फ्लोट कर रही थी, क्योंकि नासा ने भी हब्बल का इस्तेमाल करके एक क्लोज लुक लिया कि आखिर इस तरह के तारे या इस तरह की जो गैलेक्टिक जो चमकने वाली चीज़ है वो क्या है। तो इन्होंने 5 दिसंबर को अपनी एक रिपोर्ट 2024 में पब्लिश करी, यानी कि ये लास्ट मंथ इन्होंने पब्लिश करी थी। और ये क्या इन्होंने कहा नासाज हब्बल टेक्स द क्लोजेस्ट एवर लुक एट क्वाजर्स। तो यानी कि उन्होंने एक सबसे क्लोजेस्ट फोटो हब्बल टेलीस्कोप की मदद से खींची क्वाजर की। और इसी दौरान इसी रिपोर्ट में इन्होंने क्या लिखा? लेजेंडरी एक्टिव गैलेक्सी कंटेन अ मॉन्स्टर ब्लैक होल, यानी कि एक एक्टिव गैलेक्सी है जो कि बीच में यानी उसके बिल्कुल बीच में एक मॉन्स्टर ब्लैक होल है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम कर जा रहा है। और इसी रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि क्वाजर क्या है? इट बिकम अटरली न्यू मिस्टीरियस क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्वाजर क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि क्वासी स्टेलर है। दूसरा, यह एक तरह के वाइट होल की तरह से भी इसको बोला जा सकता है, यानी कि इतना ज़्यादा ये चमक रहा है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा इससे निकल रही है कि ये ब्लैक होल से ऊर्जा नहीं निकलती है, रोशनी नहीं निकलती है। जैसा कि हम जानते हैं ब्लैक होल की फ़ोटो भी काफ़ी सालों बाद पिछले कुछ सालों में ही एक हल्की फ़ोटो खींची जा सकी है, अदरवाइज़ वहाँ से ऐसा माना जाता था कि रोशनी भी बाहर नहीं आ पाती है। वहीं पे जो हमारा वाइट होल है, इसका मतलब कि उससे बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा निकल रही है, और उसकी वजह से वो वाइट ब्राइट गैलेक्सी की तरह से चमकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इट इज quasars and the broader class of active galactic nuclei contains monster black hole that gaggle up matter, यानी कि जो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होते हैं जैसा कि क्वाजर है, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी और मैटर को घोंट जाते हैं, खा जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि निम्नलिखित देशों पर विचार करें। पहला इराक, दूसरा ईरान,
तीसरा है बहरीन, चौथा है सऊदी अरबिया। इराक, ईरान, बहरीन, सऊदी अरब। Which of the above mentioned countries shares a land border with कुवैत? उपयुक्त देशों के साथ कौन सा देश कुवैत के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा करता है? ए ऑप्शन 1 and 3 ओनली, बी 1 and 4 ओनली, सी 1, 2 and 3 ओनली, डी 1, 3 and 4 ओनली। केवल 1 और 3, 1 और 4, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा जो देश है वो कुवैत के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा करता है? मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, सॉल्व करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, अच्छा पहले तो इसको यही समझ लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। तो इंडिया कुवैत के साथ एक नई स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में जा रहा है जो कि पीएम मोदी के विजिट के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत की तरफ से पिछले 43 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री कुवैत नहीं गया था, इसलिए भी ये विज़िट जो है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि पिछले 43 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री भारत की तरफ से कुवैत नहीं गया था। तो यानी कि हमारे जो रिलेशन थे वो उतने ज़्यादा प्रगाढ़ नहीं थे, लेकिन अभी जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस विज़िट को किया है उसके बाद से कुवैत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब यहाँ पे 2-3 बातें हमें समझनी है। पहला, आमतौर पे मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को देखा जाता है कि वो हमारे लिए ऑयल या फ्यूल का, फॉसिल फ्यूल का एक स्रोत बनेंगी। मोस्टली ऑयल का जो है वो सोर्स होते हैं और हमारा जो मोस्टली रिलेशन होता है वो इसी ऑयल के इर्द गिर्द होता है। ऑयल के इर्द गिर्द का मतलब कि ऑयल की खरीद फरोख्त कैसे होगी और अगर ऑयल के बदले हम उन्हें कुछ बेचेंगे तो हम उनको क्या बेचेंगे। ये सारी चीज़ों के इर्द गिर्द सारी जो स्ट्रेटजी होती है वो हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को लेकर के होती है। लेकिन कुवैत मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का पहला एक ऐसा देश है जो कि इस तरह की ऑयल डिपेंडेंट इकॉनमी से मुक्त हो चुका है। यानी कि उन्होंने अपनी इकॉनमी के एक बड़े मेजर पोर्शन को ऑयल से शिफ्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लेते गए हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लेते जाने से उनका जो डिपेंडेंसी ऑन ऑयल है वो अब उतना नहीं रह गया है और बहुत सारी दूसरी चीज़ों में भी उन्हें नीड हो रही है। यानी कि जब पहले क्या होता था, आमतौर पे होता था कि वो हमें ऑयल बेचते थे और हम उनको अनाज देते थे, लेकिन अब ये हो रहा है कि उन्हें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उनका डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा है, वो बहुत सारी मशीन्स, टूल्स और हमारे जो मज़दूर हैं, जो बहुत एक बड़ा वर्ग है जो कि वहाँ पे जाता है, उनको भी वो कैटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुवैत के साथ जो हमारे अब टाइज़ हैं, यानी कि जो हमारे संबंध हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इराक और ईरान। आपको इराक और सऊदी अरबिया आपको देखने को मिलेगा। तो बी 1 and 4 इसका आंसर मुझे लगता है होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, बी 1 and 4 ओनली। यहाँ पे आप मैप में भी इसको क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, बी जो है वो यहाँ का करेक्ट आंसर है। चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा मैप को भी समझ लेते हैं। तो कुवैत को यदि आप देखेंगे तो आपको कुवैत यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके साथ बहरीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, छोटा सा आइलैंड है, और यहाँ पे ईरान है। आमतौर पे ईरान को लेकर के एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ईरान कुवैत के साथ कोई साझा बाउंड्री साझा करता है, लेकिन कुवैत के साथ ईरान कोई बाउंड्री साझा नहीं करता है, इट इज़ इराक। और इराक के साथ आपको यहाँ पर यूएई या सऊदी अरबिया जो है वो देखने को मिल जाएगा। सऊदी अरबिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 1 और 4 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपको सऊदी अरबिया ये देश जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फाइन, आप समझ पा रहे होंगे आई होप मैप में ये कहाँ पर लोकेटेड है। मैंने इसके लिए एक ब्लैंक मैप भी डाल दिया है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि लेटर फेज में कभी आपने देखा और आपको ध्यान आया कि हाँ भाई कुवैत अपनी बाउंड्री किसके साथ साझा करता है, शेयर करता है, और आसपास के जो देश हैं वो कौन से हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जरूर जाएंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और ये पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स सॉल्व दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट सुपोषित
ग्राम पंचायत अभियान एक बहुत ही छोटा सा इनिशिएटिव जो कि लॉन्च हुआ और निकल गया, आंखों के सामने लोगों के आया नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स को कभी भी छोड़ते नहीं हैं तो अब ये आपके सामने है। द प्राइमरी एम ऑफ द सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान इज टू A. Improve agricultural productivity. B. Enhance rural infrastructure. C. Improve nutritional outcome and well-being. D. Promoting digital literacy in village. यानी कि सुपोषित ग्राम अभियान पंचायत अभियान का प्राथमिक उद्देश्य है A. कृषि उत्पादकता में सुधार. B. ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना. C. पोषण परिणामों और कल्याण में सुधार. D. गांवों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। आपके पास 5 सेकंड है। आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे इसे। ठीक है, तो इसका जो नाम है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, तो सुपोषित या पोषण से सीधा सा मतलब होता है न्यूट्रिशन का, तो न्यूट्रिशन से ही इसको लिंक कर देते यदि आप, तो इसका आंसर बिल्कुल आपको पता चल गया था और पता चल गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो सी जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। सी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम एंड वेलबींग। क्या इसकी निटिग्रिटी है, क्या इसमें करना है, ये अभी तक क्लियर नहीं होके आया है, लेकिन प्रधानमंत्री जब वीर बाल दिवस पे प्रोग्राम कर रहे थे, उसी दौरान उसी प्रोग्राम में ही पीआईबी में ये निकला हुआ था कि सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, इसके बारे में भी उन्होंने लॉन्च किया था, इसको भी उन्होंने इनॉग्रेट किया था। हालांकि इस लाइन के अलावा, ये जो लाइन अभी मैं पढ़ने वाला हूँ, इस लाइन के अलावा इस प्रोग्राम को लेकर के कहीं कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है कि आखिर इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, क्या मॉडस ऑपरेंडी होगी, किस तरीके से ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। खैर, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च्ड सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। द प्रोग्राम एम्स at improving the nutritional outcome and well-being by strengthening implementation of nutritional related services by ensuring activity community participation। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से क्या स्ट्रेंथन करने वाले हैं, न्यूट्रिशन जो है उसको स्ट्रेंथन करने वाले हैं और वेलबींग स्ट्रेंथन करने वाले हैं, न्यूट्रिशनल आउटकम स्ट्रेंथन करने वाले हैं। किसका? तो वहाँ पे जो भी बच्चे हैं या लोग हैं उनका। ठीक है, तो ये सारा जो सुपोषित ग्राम अभियान है वो इसका निटिग्रिटी है, और इसमें एक लाइन आपको, ये जो क्वेश्चन की आंसर है बस आपको वही पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज अबाउट द मोस्ट ऑफन आस्क्ड केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी पिछले 40 सालों से कई बार न्यूज़ में आ चुका है, इसलिए बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। पर देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द प्रोजेक्ट सीक्स टू हार्नेस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम कंबाइंड फ्लो ऑफ बोथ रिवर्स। यानी कि परियोजना का उद्देश्य दोनों नदियों के संयुक्त प्रवाह से जल विद्युत शक्ति का दोहन करना है। Statement 2, Maharashtra and Karnataka are the main beneficiaries of the केन बेतवा प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र और कर्नाटका केन बेतवा परियोजना के मुख्य लाभार्थी हैं। द थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स। यह नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है। द फोर्थ स्टेटमेंट इज द प्रोजेक्ट विल इम्पैक्ट द पन्ना टाइगर रिजर्व। यह परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व को प्रभावित करेगी। आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, अच्छे से पढ़ें एक एक क्वेश्चन को, एक एक स्टेटमेंट को। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। इसका जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा था, इसलिए मोस्टली लोगों को पता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका इसके बेनिफिशियरी नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड यूपी जो है वो सबसे बड़े दो बेनिफिशियरी हैं।
केन बेतवा प्रोजेक्ट के। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है और इसलिए हमारे आंसर में नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर तो हो ही नहीं सकता है। नाउ इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स। तो हाँ, 2-3 प्रोजेक्ट थे लेकिन सबसे आगे प्रोजेक्ट जो चल रहा था, क्योंकि नदियाँ छोटी थीं इसलिए यही चल रहा था, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसके अलावा द प्रोजेक्ट सीक्स टू हार्नेस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम कंबाइंड फ्लो ऑफ बोथ रिवर्स। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है कि थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक जो जनरेशन्स हैं वो किए जा रहे थे। नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ तक मैं याद कर पाया हूँ, सॉरी फॉर दैट। इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है बी, यानी कि 2 स्टेटमेंट सही हैं। और इसका जो पन्ना टाइगर रिजर्व का जो अफेक्शन ये जो इम्पैक्ट है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, और इसमें कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो जनरेशन की पावर है वो वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन्स व्हाट इज केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट एनवायरमेंट कंसर्न अराउंड इट, और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इन्वेजाइक्स ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर बोथ ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, यानी कि यमुना की ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं। और इन ट्रिब्यूटरीज में आपको ये लिंकेज देखने को मिलेगा जो कि इम्पैक्ट कर रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व को। बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट था जो कि फोर्थ वाला है। और जो पहला स्टेटमेंट है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ये बातें सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 2 ओनली। 2 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हैं। और ये 25 दिसंबर को न्यूज़ फ्लोट कर रही थी कि केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने उसे इनॉग्रेट किया। आई होप आपको केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कुछ आइडिया होगा। थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लेते हैं। कि केन बेतवा लिंक कैनाल जो है वो लगभग 221 किलोमीटर लेंथ की होगी, और ये ट्रांसफ़र कर रही है केन रिवर का पानी को बेतवा रिवर में। और बोथ ट्रिब्यूटरीज हैं वो जो है वो यमुना की हैं। 2 किलोमीटर की टनल बना करके इसको जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो इम्प्लीमेंट की है। इसके अलावा ये 1980s के आसपास से ये प्रोजेक्ट जो है वो लगातार इसके बारे में मंथन किया जा रहा था, विचार किया जा रहा था बनाने को लेकर के। और ये फेज़ 1 में जो है ये इन्वॉल्व करता है दूधाकांड डैम कॉम्प्लेक्स एंड सब्सिडरी यूनिट्स, और लो लेवल की टनल को जो है वो इस्तेमाल करता है, जबकि हाई लेवल टनल जो है वो बाद में फ़ेज़ 2 में जो है वो इन्वॉल्व की गई थी। इसमें लो ओवर डैम और बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो है, इस तरह के कोठा बैराज जो है वो सब चीज़ें इस्तेमाल की गई थी। छोटी सी चीज़ एक और बताता चलूँ, डैम और बैराज में छोटा सा अंतर होता है। डैम आपको कभी भी जो मेन पर्पस होता है डैम का वो पानी को रोकना होता है, पानी को रोक करके कई बार उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेते हैं। लेकिन बैराज का मूल उद्देश्य, भले ही उस पर बिजली पैदा हो जाए थोड़ा बहुत रनिंग वाटर के थ्रू, लेकिन बैराज का मूल उद्देश्य पानी के प्रवाह को डाइवर्ट करना होता है। तो डैम और बैराज दोनों का जो बेसिक वर्क है उसमें डिफरेंस होता है, इसका ध्यान जरूर रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी सेशन 1 में यानी कि दिसंबर के चैप्टर 1 में सॉल्व कर लिया था, लेकिन फिर से अलग फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आया है। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो जब भी कभी आप एग्जाम में जाएं। विद रेफरेंस टू स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, यानी कि स्पेडेक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट एम्स टू डिमॉन्स्ट्रेट इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी का प्रदर्शन करना है। ऑर्बिटर एंड लैंडर आर द नेम्स गिवन टू द 2 स्पेसक्राफ्ट इन द स्पेडेक्स मिशन, यानी कि ऑर्बिटर और लैंडर स्पेडेक्स मिशन में 2 अंतरिक्ष यान को दिए गए नाम हैं। द थर्ड स्टेटमेंट इज चंद्रयान 4 मिशन विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम स्पेडेक्स मिशन, यानी कि चंद्रयान 4 मिशन को स्पेडेक्स मिशन से लाभ होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3, यानी कि 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। आप इस सवाल को ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो आई होप आपको इसको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार अच्छे से पढ़ें, मैं आपको 15 सेकंड का समय देता हूँ। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C 1 and 3 ओनली। बहुत ही आसान था क्योंकि हम लोगों ने इसे पहले ही लगा लिया है। और इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसरो
और स्पेडएक्स का जो इसरो का जो स्पेडएक्स का मिशन है वो अभी हाल में ही संपन्न हुआ है, यानी कि उसको भेजा गया है। और इसकी जो लिंकिंग का काम है वो 9 जनवरी को ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि समय लग रहा है उस काम को कंडक्ट करने में, थोड़ा समय लग रहा है। आज जबकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे 7 जनवरी को, 6 से 7 जनवरी को, तो ये आपको मिल जाएगा मुझे लगता है 8 या 9 जनवरी के आसपास, यानी कि कल या परसों में इसकी न्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी कि ये कंडक्ट हुआ, भगवान करे सक्सेसफुल हो जाए। अब इसमें क्या है कि इंडियाज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेडक्स जो है कि मैकेनिकली क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है 2 सैटेलाइट को। कहाँ पर? स्पेस में। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेस में। ये रिक्वायर करता है थोड़ा सा लॉन्गर समय, यानी कि ज़्यादा समय रिक्वायर करता है। और यूएस, रशिया, यूरोप और चाइना ऑलरेडी इसको कंडक्ट कर चुके हैं। तो इंडिया इस तरह की फीट को, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसको अचीव करने वाली लिस्ट में शामिल हो जाएगा यदि ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो। अब नाउ 30 दिसंबर को ये स्पेसएक्स का मिशन जो है वो लॉन्च किया गया। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोल रहे हैं। मैकेनिकली अटैच करना है 2 सैटेलाइट को जो कि इतने 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, और भी स्पेस डेब्रिज से बीच में इसको निकाल करके इस तरह से लिंक करना है। अब इसमें जो 1 और 3 है, यानी कि चंद्रयान 4 का जो मिशन है वो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, और ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। ये जो ऑर्बिटर और लैंडर वाली जो चीज़ है, ऐसा ऑर्बिटर लैंडर है ही नहीं, क्योंकि ये सारा काम कहाँ पर होना है? स्पेस में होना है। दैट्स वाई लैंडर जैसी कोई चीज़ होएगी ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। Which one of the following is not a way to finance फिजिकल डेफिसिट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने का तरीका नहीं है? ऑप्शन ए, बारोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। ऑप्शन बी, इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग टैक्स रेट। ऑप्शन डी, बारोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन ए है केंद्रीय बैंक से उधार लेना। ऑप्शन बी है सरकारी प्रतिभूतियां जारी करना। ऑप्शन सी, कर की दरें बढ़ाना। ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से उधार लेना। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, सॉल्व करिए, अच्छे से सोचिए क्या चीजें हो सकती हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स। नाउ अब इसको समझते हैं। इसमें ये भी आपने ध्यान रखा होगा कि इसमें नॉट पूछा गया था, तो ये नॉट का खास ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए था। नाउ फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पहले एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। पहले तो ये कि आखिर न्यूज़ में ये बात क्यों आई, तो न्यूज़ में आपको ये बात समझ में आएगी इस तरीके से कि 1 जनवरी 2025 को हमारे फिजिकल डेफिसिट का डाटा जो है वो रिलीज़ हुआ, और उसमें कुछ नए अपडेट्स आए। तो इंडिया अप्रैल से नवंबर तक का फिजिकल डेफिसिट जो है वो 8.47 लाख करोड़ का था, जो कि अब और ज़्यादा गहरा या बड़ा होकर के 52.5% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 एम हो गया है। ठीक है, इंडियाज फिजिकल डेफिसिट ऑफ अप्रैल टू नवंबर और द फर्स्ट 8 months ऑफ दिस फिजिकल ईयर was at this much and equivalent to 52.5% of the annual estimates, widening from the previous 50.7%। ठीक है, तो यानी कि घाटा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडियाज फिजिकल डेफिसिट फॉर द फर्स्ट 8 months, जो कि ये बार बार बातें आ रही हैं कि ये क्या क्या डेफिनेशन जो है या क्या डाटा जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली में फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। अब अगर छोटा सा, मतलब मैं चाहता हूँ कि बहुत ही थोड़ी देर में मैं आपको फिजिकल डेफिसिट भी समझा दूँ और ये भी समझा दूँ कि फिजिकल डेफिसिट का ये जो सवाल है उसको सॉल्व कैसे करना था। तो जो इसका करेक्ट explanation है is fiscal deficit is the excess of government spending over its earning, यानी कि जितनी कमाई नहीं उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात होती है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए फार्मूला क्या है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का माइनस टोटल रेवेन्यू जो है उसमें से बारोइंग को हटा देते हैं। ये हमारा फार्मूला है किसका? फिजिकल डेफिसिट का, यानी कि एफडी का। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा इधर ज़्यादा डायग्रामेटिक फॉर्मेट में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की जो
टोटल एक्सपेंडिचर है वो अगर ज़्यादा हो जाए और जो टोटल रेवेन्यू है वो कम हो जाए तो ऐसा आ जाता है कि फिजिकल डेफिसिट हो गया। अब ऐसा मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी हैं उसमें ये होता ही है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपकी जो डेवलपमेंट वाली एज है उसमें आप कुपोषित रह जाएं या आपको पैसा इनफ फंडिंग न मिले और बाद में जाकर के आपको पूरा पैसा मिल भी जाए तो आप क्या करेंगे। ये कुछ वैसी ही बात है कि कोई एक बालक है और वो बालक अपनी स्कूलिंग एज में है, उस स्कूलिंग एज में उसको पैसे नहीं मिले और उसको स्कूलिंग छूट गई किसी भी वजह से, इस पैसे न मिलने की वजह से, न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से, जो बढ़ने वाली उम्र है उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिला, पढ़ने वाली एज है तो उसमें पढ़ाई नहीं मिली। तो ऐसी एज के बाद उस पूरी जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में जितना खर्चा होता अगर उसका 10 टाइम्स भी आप उस बच्चे को दे देंगे तो भी उसमें वो डेवलपमेंट, वो नॉलेज, वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तो ये चीज़ होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ कि वो अपने रेवेन्यू से ज़्यादा अपना एक्सपेंडिचर रखते हैं ताकि जब वो ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएंगे तो अपने जो कर्जे हैं वो उनको चुका पाएंगे। तो ये तो हो गई फिजिकल डेफिसिट की बात। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो ये बोरोइंग को हटा देना था, एक्सक्लूड बोरोइंग। तो बोरोइंग को हटा करके आपने देखा फॉर्मूले में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बोरोइंग को हटा करके, तो ये हमारे पार्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो हमारा पार्ट होगा ही क्योंकि हमें 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 लगातार क्या करना होगा, बोरोइंग को हटाना होगा। तो हमारे फिजिकल डेफिसिट का ये पार्ट होगा, बोरोइंग यहाँ से हो गई। अब यहाँ पे देखो इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो सिक्योरिटी इशू अगर करोगे तो भी तो तुम्हें उसके बदले पैसा कभी ना कभी देना पड़ेगा। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट उस पर लिख करके देती है कि मैं तुम्हें इतने दिनों बाद इतने रुपए ज़्यादा लौटाऊंगा, तो ये सिक्योरिटी हुई, यही तो वादा हुआ, यही तो उसकी प्रतिभूति हुई। तो सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेती है कि मैं उस तुम्हें बाद में इतने दिनों के बाद इतने रुपए लौटाऊंगी, तो वो भी एक तरह की बारोइंग है। तो ये भी इस फिजिकल डेफिसिट के फॉर्मूले का पार्ट होगा। वहीं पे यहाँ पे जो इंटरनेशनल बारोइंग है उसको भी हम फिजिकल डेफिसिट का पार्ट बनाते हैं। तो यानी कि अगर बाहर से भी किसी देश से हमने पैसे लेकर के आए, किसी इंस्टीट्यूशन से पैसे लेकर के आए, तो वो भी क्या है, फिजिकल डेफिसिट का पार्ट बनेगा और उसको भी हमें माइनस करना होगा। ठीक है। तो लेकिन जो टैक्स रेट को इंक्रीज करना है वो तत्काल प्रभाव से यानी इंस्टैंटेनियसली हमारा जो फिजिकल डेफिसिट का पार्ट नहीं बनेगा। दैट्स वाई दिस इज द आंसर। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू वेरी नीट एंड क्लीनली कि आखिर फिजिकल डेफिसिट क्या है और किस तरीके से हम फिजिकल डेफिसिट से जो फिजिकल डेफिसिट में जो टैक्स रेट है उससे वो बेनिफिट या वो जो फ़ायदा है वो नहीं पा पाएंगे। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक और मैं ट्रेंड आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि ये इसी साल का है। बहुत सारे डेफिसिट्स हैं और इस डेफिसिट में ये बजट में जारी किया जाता है। इस डेफिसिट में आपको फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा और ये 4.9% चल रहा है अभी ऑफ द जीडीपी। 4.9% ऑफ द जीडीपी चल रहा है और यहाँ पे इसका जो इस साल का यानी कि अगले साल का जो टारगेट है वो 4.25 है और फिजिकल डेफिसिट को लगातार सभी देश घटाने का ही प्रयास करते हैं ताकि उनका घाटा ज़्यादा बढ़े नहीं, लेकिन वो डेवलपमेंट भी साथ के साथ चाहते हैं। इसमें और भी कई सारे चार जो टोटल डेफिसिट्स हैं जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट आता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आता है, प्राइमरी डेफिसिट आता है, ये सारी चीज़ें निकाल करके यहाँ पे शो की गई हैं। आपसे ये सारे डेफिसिट के बारे में पूछा जा सकता है तो एक बार नज़र से ज़रूर देख करके जाएं। ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। Now let's solve the next question. Which of the following would occur if the Indian rupee depreciates अगेंस्ट द यूएस डॉलर? यानी कि यदि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाए तो निम्न में से क्या होगा? स्टेटमेंट वन इज इंडियन एक्सपोर्ट बिकम मोर कॉम्पिटिटिव ग्लोबली, यानी कि भारतीय निर्यात वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि एनआरआईज बेनिफिट्स फ्रॉम हायर रेमिटेंस वैल्यू, अनिवासी अनिवासी भारतीयों यानी कि एनआरआई को उच्च प्रेषण मूल्यों से लाभ होता है। द थर्ड स्टेटमेंट इज रिडक्शन इन द एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजिंग फॉरेन डेट, यानी कि विदेशी ऋण के संदर्भ में के खर्च में कमी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 only, D 2 and 3 only। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, केवल दो और तीन। आपको बताना है कि जब भी रुपया डेप्रिशिएट करता है अब यूएस डॉलर के अगेंस्ट में तो कौन कौन सी घटनाएं या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आपके पास कुल मैं 10 सेकंड देता हूं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C1 and 2 ओनली। C1 and 2 ओनली का मतलब क्या हो गया कि केवल इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। और जो एनआरआईज़ की जो बेनिफिट्स हैं, जो जब वो पैसे भेजेंगे भारत में, तो क्योंकि वो $1 या $5 मान लो हर बार बचा करके भेजता है, कोई कोई बाहर गया हुआ व्यक्ति अपने परिवार को जो कि भारत में रहता है उसको $5 हर बार बचा करके भेजता है। तो पिछले टाइम्स में जबकि रुपया 80 रुपये का था, तो वो 80 गुणे 5 यानी कि टोटल 400 रुपये आते थे उसके घर के पास। लेकिन अब जबकि वो $5 ही भेज रहा है, लेकिन अभी जो रुपए की मूल्य है वो 90 हो गया है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन 90 हो गया है। और अब उनके परिवार को 450 रुपये मिल जाते हैं, क्योंकि 90 × 5 ऐसा जो वैल्यू है वो आएगा। तो 450 रुपीज़ में जो 50 रुपीज़ बढ़ करके मिल रहा है वो इसकी ज़्यादा अधिक वैल्यू मिल रही है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। और जो पहला स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट था। अब यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट है, रिडक्शन इन द एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजिंग डेट, तो ये जो है वो गलत कथन है, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ये रिडक्शन मैनेज करने में दिक्कत नहीं होती है, फॉरेन डेट को मैनेज करने में ज़्यादा इसका ज़्यादा असर नहीं होता है। तो सी जो है 1 and 2 ओनली, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी हाल में ही रुपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गया है डॉलर के अगेंस्ट में। दैट्स वाई यहाँ पर ये न्यूज़ जो है वो आई। और इसके बदले में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो हमारा बैक लिंकेजेस हैं, जो कि हमें जानने जरूर चाहिए। चलिए, now the price of currency for foreign exchange market is determined by the demand ऑफ द करेंसी विज़ सप्लाई, यानी कि जितनी डिमांड और सप्लाई होती है किसी करेंसी की, उसके बेसिस पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसका जो मूल्य है वो निर्धारित होता है। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि करेंसी के मूल्य को इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रोल करते हैं। हालांकि जब भी कभी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इस तरह के रेट डिक्रीज होते हैं किसी मनी के, तो सरकार यानी गवर्नमेंट उस देश की उसको बचाने के लिए कुछ कुछ प्रयास तो ज़रूर करती है, लेकिन जो फाइनल वैल्यू आती है, जो कि हर 14 डेज पे 15 डेज पे कैलकुलेट होता है, वो वैल्यू जो है वो लगातार उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। तो मैं आपको आई होप बताने में आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से क्या मतलब है कि भाई खुदरा जो बाहर की मंडी है जिसमें कि नोटों का अदली बदली होती है, उसकी बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और जब गवर्नमेंट ऑफिशियली ये चीज़ को एक्सेप्ट करती है, रिकॉग्नाइज करती है, या इंटरनेशनल एजेंसी इसको एक्सेप्ट करती है, रिकॉग्नाइज करती है, तब कब होता है, वो 14 दिनों का या 1 महीने का मियाद होता है, जिस पे वो कट ऑफ करते हैं और कहते हैं कि आज की डेट में जो पिछले इतने दिनों से जो सारे एक्सचेंजेस हुए हैं उसका जो एग्रीगेट वैल्यू आई है, उसके हिसाब से अब रुपए का दाम आज से इस महीने के लिए या इस 14 दिनों के लिए इतना चलेगा, ऐसा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। नाउ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इन केस कोई डाउट हो तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको कोई भी पूरे पूरे जो कंटेंट है, पूरा जो हमने आज जो सेशन लिया है, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय।